चलिए पॉलिटी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में आज हम लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। यूनियन लेजिस्लेचर और स्टेट्स की लेजिस्लेचर्स, ये दो टॉपिक हमें आने वाले दिनों में कवर करने हैं। आज हम शुरुआत यूनियन लेजिस्लेचर से करेंगे। इन दोनों शब्दों का अर्थ मैं समझाऊंगा कि इसमें यूनियन क्या है और इसमें लेजिस्लेचर क्या है। लेजिस्लेचर का अर्थ क्या है, हम क्यों इस तरह से इस शब्द को यूज़ करते हैं। देखिए, हमने एग्जीक्यूटिव के बारे में अच्छे से पढ़ा, हमने जुडिशरी के बारे में पढ़ा। लेजिस्लेचर्स द कोर ऑर्गन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फाउंडेशन, बैकबोन, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको पढ़ते हुए अधिकतम संविधान की सभी प्रक्रियाओं का ज्ञान आपको हो जाएगा। तो चलिए हम यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ने की शुरुआत करते हैं। यूनियन लेजिस्लेचर, इन दो वर्ड्स को समझें। सबसे पहले तो हमारी कंट्री में जब हमने यूनियन वर्ड को माना तो हमने ये माना कि जो पॉलिटिक्स हमारी कंट्री में मैनेज हो रही है वो दो लेवल पर मैनेज हो रही है मेनली। पहला, एट द लेवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, नेक्स्ट एट द लेवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो एक केंद्र की सरकार, सेंट्रल माने द केंद्र सरकार, स्टेट माने द राज्य सरकार है। ओके अब यहाँ पर कहीं पर भी वर्ड यूनियन नहीं आया, उसका मतलब क्या है? देखिए, पॉलिटिक्स हमारी कंट्री में दो लेवल पर मैनेज हो रही है। हाँ, इसमें तीसरा भी लेवल है जिसकी आज हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ द लोकल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल जो दो फॉर्म में नज़र आती है, एक विलेजेस में पंचायत और सिटी लेवल पर म्यूनसिपैलिटीज़। ओके, म्यूनसिपैलिटीज़, तो इसे आप थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं। टायर माने द टेयर, कितने टायर हैं, इसकी आज हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात मेनली सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की कर रहे हैं। तो ये तो पॉलिटिक्स है जो दो लेवल पर मैनेज होती है, एक व्यवस्था जो आप दो लेवल पर देखते हैं, सेंट्रल और स्टेट। लेकिन ये जो मैनेजमेंट दो लेवल पर हो रही है, ये मैनेजमेंट के पीछे के प्रिंसिपल्स क्या हैं, सिद्धांत क्या है, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। सेकंड, नेचर और कैरेक्टर क्या है इस मैनेजमेंट का। ये तो दो लेवल पर चीज़ें आप मैनेज कर रहे हैं, दैट इज़ एट द सेंट्रल लेवल एंड एट द स्टेट लेवल। जैसे आपने दो लोगों को काम दे दिया, एक पर्सन को मैंने काम दिया कि भाई आप ये सुपरवाइज़ करेंगे कि सभी प्लांट्स आ गए हैं कि नहीं, और एक पर्सन को मैंने ये काम दिया कि आप प्लांट्स लगाएंगे। दो लेवल पर काम हो रहा है। एक पर्सन इस बात को अश्योर कर रहा है कि प्लांट्स आ गए, प्लांट्स लग गए, और एक पर्सन प्लांट्स लगाने का काम कर रहा है। ये तो दो स्तर पर काम हो रहा है। तो काम कैसे मैनेज हो रहा है? टू लेवल पे। इसी तरह से यहाँ पे भी काम सेंट्रल और स्टेट लेवल पर मैनेज हो रहा है। लेकिन मैंने वो जो पौधे लगाने को कहा, उसके पीछे का कोई ना कोई मेरा उद्देश्य होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो उसके मैंने कोई तरीके अपनाए होंगे। पहला तरीका अपनाया मैंने कि दो लेवल पे काम को बांटा। दूसरा तरीका मैं जो अपनाऊंगा वो ये है कि इस ऑब्जेक्टिव को मैं किस रास्ते को फॉलो करके अचीव करूंगा। वो रास्ता निर्भर इस बात पे करेगा कि मेरे सिद्धांत क्या हैं। मैं इसे नैतिक तरीके से प्राप्त करूंगा या अनैतिक, यानी कि मैं इसे मॉरली स्ट्रेंथेंड होकर अचीव करूंगा या मैं इमोरल वेज भी अपना लूँगा। तो ऑब्जेक्टिव्स अचीव होना एक अलग बात है, ऑब्जेक्टिव किस सोच से अचीव किया है वो सोच भी ज़रूरी है, क्योंकि उस पर डिपेंड करता है कि आपने पाथ कौन सा फॉलो किया। पैसे कमाना आप सबका एम हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन पैसे कमाने के लिए जो रास्ता आपने अपनाया वो निर्भर करता है कि आपके सिद्धांत क्या थे। रास्ता आपने करप्शन का अपनाया या रास्ता आपने मेहनत का कमाया, ये डिपेंड आपके सिद्धांतों पे करता है। आपके सिद्धांत थे कि आपने मेहनत से कमाया, दूसरी तरफ आपके सिद्धांत ही गलत थे, आपने करप्शन से कमाया, लेकिन दोनों ही मामलों में पैसा कमाया। सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स रखना और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता। कोई भी एम है वो एम ऑब्जेक्टिव इसलिए ही है कि आप उस एम को अचीव कर रहे हैं किसी न किसी पर्पस से, इसलिए एम के बाद एक वर्ड ऑब्जेक्टिव आता है, क्योंकि कोई पर्पस से आप वो एम अचीव करना चाहते हैं। और वो
एम, वो जो ऑब्जेक्टिव है वो एक एंड है जिस एंड को आपको अचीव करना है, लेकिन किन मीन्स के ज़रिए अचीव करना है वो मीन्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। किन रास्तों पे चल कर के आप उस गंतव्य तक पहुँचेंगे वो रास्ते महत्वपूर्ण होते हैं। रास्ते कैसे चुने जाएंगे ये निर्भर करता है कि सिद्धांत कैसे अपनाए गए थे। सिद्धांतों से ही वो रास्ते, और रास्तों से हमें क्या दिखी? प्रकृति। कि आपके रास्ते की प्रकृति क्या है? प्रकृति ये है कि आदमी नैतिक है। नेचर क्या है? प्रकृति क्या है? कि आदमी नैतिक है, मॉरली स्ट्रेंथन्ड है। तो फिर वो रास्ता क्या है? तर्क संगत है, जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, पब्लिक इंटरेस्ट में है। क्योंकि सिद्धांत क्या थे? सिद्धांत थे कि जो गंतव्य प्राप्त करना है वो जायज़ रास्ते पे चल के प्राप्त करना है। तो सिद्धांत अच्छे थे, जनहित में थे। सो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो एक तो आपने काम मैनेज 2 लेवल पे किया है। 2 लेवल पर ये काम पॉलिटिक्स का अचीव क्या करना है? एक ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव क्या है? कि एक डेमोक्रेटिक स्टेट हो, एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था दे पाएँ। वाई डेमोक्रेटिक स्टेट क्यों हो? ताकि जस्टिस मिले सभी को, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ताकि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का विकास हो। लिबर्टी हो, इक्वलिटी हो, फ्रेटर्निटी हो, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करने हैं। इसके लिए हमने एक व्यवस्था दी है। पॉलिटिक्स को कैसे हम डील करेंगे 2 लेवल पे, सेंटर, स्टेट। फिर 3rd लेवल भी है, लोकल मैंने बताया, तो सेंटर और स्टेट। लेकिन किस तरह से ये सेंटर स्टेट के बीच ये रास्ते पे चलना कैसे हैं, कौन से सिद्धांत अपनाएं, तो पॉलिटिकल सिस्टम कैसा उभर करके आएगा? वो सिस्टम ऐसा है कि हम एक तरह से संघवाद की पालना करते हैं, फेडरलिज्म की। फेडरलिज्म का मतलब कि स्टेट्स यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, जो ऑब्जेक्टिव डेमोक्रेटिक है, उसे अचीव करने के लिए स्टेट यहाँ पर सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर रहे कि उसे सेंटर को फैसिलिटेट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के कामों को और फिजिबल करना है, ईजी करना है। सिर्फ स्टेट इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है डेमोक्रेटिक सिस्टम अचीव करना, और उसके लिए ही स्टेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं सेंटर को सपोर्ट करने के लिए? नहीं। स्टेट्स होंगे अगर, और स्टेट्स की अपनी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगी अगर, तो ही डेमोक्रेसी अचीव होगी। क्योंकि हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी बहुत है, विविधता बहुत है। ऐसी विविधता में, ऐसी डाइवर्सिटी में, जहाँ पर लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, कस्टम, मैनर, रीजनल डाइवर्सिटीज़ हैं, भाषाएं देखें, एथनिसिटी देखें, धर्म देखें, पंथ देखें, संप्रदाय देखें, क्षेत्र देखें, कितनी विविधता है, कितनी डाइवर्सिटी है। ऐसे में ये डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, एनरिच करना भी ज़रूरी है। और वो वही नुमाइंदे, वो वही लोग कर सकते हैं जो इस डाइवर्सिटी से ही उभर करके आए। उस भाषा, उस खान पान, पहनावे को, उस क्षेत्र को जो बेहतर तरीके से समझता है, जानता है, पहचानता है, वो उस क्षेत्र, उस भाषा, उस खान पान से जुड़े लोगों का एक बेहतर नुमाइंदा बन सकता है, एक बेहतर रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। और एक बेहतर रिप्रेजेंटेटिव ही उन लोगों की तर्कसंगत मांगों को, लेजिटिमेट डिमांड्स को फुलफ़िल कर सकता है। और लोकतंत्र में जब आपकी तर्कसंगत मांगों की पूर्ति होती है, तब आप अपना सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल ग्रोथ करते हैं, अपनी एस्पिरेशंस को, अपने पोटेंशियल को फुल्ली रियलाइज़ करते हैं। और यही मोटिव है डेमोक्रेसी का। सो स्टेट होंगे तो ये डाइवर्सिटी होगी, तो वो डेमोक्रेसी अचीव होगी। इसलिए स्टेट्स नाम की इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग बॉडीज़ और इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए गए हैं
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वो मियरली सेंटर को फैसिलिटेट करने के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर की एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी के लिए बनाए गए नहीं हैं, जैसा कि बहुत सी कंट्रीज़ में होता है कि सेंटर इम्पॉर्टेंट है, बाकी सेंटर ने सब बनाया है अपने दम पर। केंद्र की सरकार चाहिए, बाकी उसने पूरे देश को कैसे बांटा, कितने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में बांटा, वो सेंटर डिसाइड करेगा। ऐसा नहीं है। लेकिन कोई भी डाइवर्सिटी तब तक डाइवर्सिटी नहीं है जब तक वो डाइवर्सिटी इस चीज़ को एक्सपीरियंस ना करे कि वो किसी और से डाइवर्स है। कोई भी डाइवर्सिटी तब तक डाइवर्सिटी नहीं है जब तक वो इस बात का अनुभव ना करे कि वो किसी और से भिन्न है, डिस्टिंक्ट है। किसी और से भिन्नता को अनुभव करने के लिए हमें एकजुट होना अनिवार्य है। बुके में लगे हुए अलग अलग फ्लावर्स को आप ज़्यादा बेहतर वे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक बुके में सभी लाल गुलाब हों तो कोई भी विविधता नहीं है, लेकिन एक बुके में जब 10 प्रकार के अलग अलग फूल होंगे तब प्रत्येक फूल एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा भिन्न होगा। यही विविधता है, यही डाइवर्सिटी है। भारतीय डाइवर्सिटी इसी ग्राउंड पर खड़ी है कि उसमें एकता भी होनी जरूरी है, यूनिटी भी होनी चाहिए। यूनिटी में ही डाइवर्सिटी है, एकता में ही विविधता है, और जो विविधता है तो ही एकता है। उसी सिद्धांत को अगर ध्यान से देखें तो फिर यह भी ख्याल रखा गया कि जहाँ पर स्टेट्स हैं वहीं पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टेट, 2 स्टेट, 3 स्टेट, 4 स्टेट रूप के इन सभी फूलों को एक बुके के कवर की तरह सहेज के एक बुका बना दे, द बुके। आज जब भारत आपको दिखता है तो एक बुके की भांति, एक गुलदस्ते की भांति नज़र आता है, जिसमें गुलदस्ते यानी कि वो जो गुल खिले हैं वो तो राज्य हैं, लेकिन जिस दस्ते में वो पड़े हैं वो भारत है, केंद्र है। केंद्र रूपी उस दस्ते में सभी गुल पड़े हैं और आपके सामने एक गुलदस्ता खड़ा है। दस्ते को तोड़िए, गुल बिखर जाएंगे। गमले को तोड़िए, फूल बिखर जाएंगे। सब अलग अलग पड़े होंगे, कोई विविधता ना होगी, कोई डाइवर्सिटी ना होगी। इसलिए यूनिटी भी चाहिए। इसलिए हमारे देश में पॉलिटिक्स को मैनेज करने के लिए सेंटर और स्टेट दिया तो फेडरलिज्म तो दिया, लेकिन ये फेडरलिज्म भिन्न फेडरलिज्म है, अलग है। क्योंकि इसमें फिर एक सिद्धांत, एक सोच ये काम कर रही थी कि भारतीय राज्य की प्रकृति क्या होगी। भारतीय राज्य की प्रकृति ये होगी कि इसमें एकता में विविधता होगी, और वो इसलिए होगी कि हमने विविधता को सम्मान दिया, इसलिए एकता भी होगी। तो इसीलिए इंडिया यूनियन ऑफ द स्टेट्स है। इंडिया यूनियन ऑफ द स्टेट्स है। इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ द स्टेट्स। स्टेट्स हैं वो गुल और दस्ता है वो सेंटर, केंद्र। तो केंद्र सरकार का जब जिक्र आता है आप उसे यूनियन गवर्नमेंट भी कह देते हैं, आप उसे यूनियन गवर्नमेंट भी कह देते हैं, क्योंकि केंद्र आप कहते हैं बिकॉज वो सेंटर है पॉलिसी मेकिंग का। इट इज़ अ सेंट्रल टू द पॉलिसी मेकिंग, इट इज़ अ सेंट्रल टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री, इट इज़ अ सेंट्रल टू द पावर, इट इज़ अ सेंट्रल टू द लॉ मेकिंग, it is a central for the external affairs, it is a central for the national politics. In so many ways that government, which is the union government, that government is a central for the law making, central for the policy making, central for the management of the politics of the country, central for the external affair relationships, central for the currency, banking, so many aspects. The issues which are of national importance, in those issues that union government is a central. That's why that government is being called central government. Basically it is a union government because it is there, that government is there
because states are equally existing, and that government, it is nothing but the unity of the diversity. That's why the name is the union government. क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया कोई कानून, कोई नीति प्रभावी कहाँ होती है? राज्यों में। राज्यों में। सेंटर की अपनी ज़मीन किधर है? भारत है क्या? राज्य ही तो है। इंडिया नाम का कोई रेलवे स्टेशन देखा है? मुझे नहीं लगता देखा होगा। पंजाब का देखा होगा, पंजाब नाम का भी नहीं देखा होगा, पटियाला का जरूर देखा होगा। लेकिन नक्शे पे राज्य हैं, पंजाब है, हरियाणा है, और उससे भी बड़े नक्शे पे एक भारत भी है। आई बात समझ में? जो भारत है तो राज्य हैं, जो भारत है तो उसके भीतर राज्य भी हैं। उन राज्यों से को जोड़ करके जो बना है वो भारत भी तो है। आई बात समझ में? बात क्लियर? कोई टेंशन? सो यूनियन एंड सेंट्रल वर्ड क्लियर? यूनियन भी है और सेंटर भी है और स्टेट भी है। बात क्लियर? जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी लैंग्वेज, कस्टम, कल्चर, मैनर को रिस्पेक्ट देगी, जो आपको इस बात का भय नहीं होगा कि हम अपने धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय, क्षेत्र से वंचित हो जाते हैं इस देश का हिस्सा बन के, जो आपको ऐसा कोई डर नहीं होगा, तो फिर आप क्यों ना बनना चाहेंगे इस देश का हिस्सा? आप क्यों नहीं अपनाना चाहेंगे वो भारतीयता, जो भारतीयता आपको अपने आत्मिक विकास का पूरा मार्ग प्रशस्त करा के देती है? वो भारतीयता आपको हिंदू, सिख, मुस्लिम, जैन, बुद्ध, पारसी, ईसाई बनने से रोकती नहीं है। आप बनिए, आप जितना बनना चाहते हैं बनिए। स्मरण रहे कि आप भारतीय हैं। कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, सिख हैं कि बुद्ध हैं कि जैन हैं कि ईसाई हैं। वो भारतीयता आपको कोई परेशानी नहीं देती जितनी पंजाबी, जितनी उर्दू, जितनी मराठी बोलना चाहते हो बोलिए। तो फिर क्यों नहीं आप भारतीयता को अपनाना चाहेंगे? जो खाना चाहते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, अन्न भी त्यागना है तो त्याग दीजिए। कौन सी भारतीयता आपको ये करने से रोकती है? तो फिर आप क्यों नहीं बनना चाहेंगे भारतीय? जब आपकी हर प्रत्येक विविधता को स्वीकार कर लिया, जो विविधता तर्क संगत है। अब आप कहें कि नरमुंड पहनने हैं गले में, अब आप कहें कि नर बलि देनी है, लोगों की बलि देनी है और उनके मुंड काट के पहनने हैं क्योंकि कई हजार वर्ष पहले हमारे यहाँ, ये तर्कसंगत विविधता नहीं है। अब नरमुंड पहन के नहीं घूम सकते और किसी की हत्या नहीं कर सकते। आई बात समझ में? ऐसी विविधता समाज के विरुद्ध है, ऐसी विविधता अलाउड नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए। आई बात समझ में? हाँ, प्रत्येक तर्कसंगत विविधता आपकी जो है, जो उसे चेरिश करे, जो उसे पूरा सम्मान ही छोड़िए, उसे पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान दे कि इसे और विकास कर लो, इसका और विकास कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप भारतीय क्यों ना होना चाहेंगे? तो डाइवर्सिटी है तो ही यूनिटी भी है, क्योंकि भारतीय होना किसी भी तरह से आपकी विविधता पे कोई प्रहार नहीं, कोई प्रहार नहीं। लेकिन विविधता का अर्थ कतई ये नहीं कि एकता का स्मरण भूल जाए। विविधता है ही इसलिए क्योंकि आप में एकता है, वरना 80% की कम्युनिटी के लिए बाकी सभी की 20% माइनॉरिटीज़ को या तो परिवर्तित कर देना या निकाल देना या ख़त्म कर देना कठिन नहीं। ऐसा बहुत से मुल्कों में उदाहरण है और आज दिन तक गृह युद्ध चल रहे हैं। 20% की उस माइनॉरिटी में 14% की माइनॉरिटी के लिए 1.7% की माइनॉरिटी को आहत करना कोई बड़ी बात नहीं। 1.7% की माइनॉरिटी के लिए 1.4% माइनॉरिटी को समाप्त करना कोई बड़ी बात नहीं। जो एकता का भाव ना होगा, केवल एकल रूप को ही सत्य माना जाएगा, एकला चलो टेंडेंसी में खेलोगे तो फिर स्वयं के अलावा किसी को देख ना पाओ।
फिर एक दिन खुद किसी के हाथों ख़त्म हो जाओगे, जो खुद किसी को ख़त्म कर रहे थे वो ख़त्म हो जाओगे, क्योंकि कोई मेजॉरिटी भी बचेगी नहीं। क्योंकि जिस मुल्क में गृह युद्ध चलेंगे उस मुल्क का सिस्टम बड़ा ही फ्रेजाइल होता है, उसे बाहरी मुल्क ख़त्म कर देंगे। ऐसा भी वर्ल्ड की बहुत सी कंट्रीज़ ने उदाहरण देखा। कोई भी मेजॉरिटी इस भ्रम में नहीं जी सकती कि वो नंबर में बहुत अधिक हैं, इसलिए वो एक ऐसा सिस्टम बना देंगे जिसमें माइनॉरिटीज़ की क्लींजिंग कर दी जाए और फिर वो एक स्ट्रेंथन। इससे जो फ्रेजिलिटी, इससे जो गृह युद्ध की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, ये हमें इतना फ्रेजाइल बनाती हैं कि कोई बाहरी मुल्क इसका फ़ायदा उठाने से चूकेगा नहीं। ये बात आप याद रखिएगा। और ये भारत में हुआ है, यूरोपियंस दखल इसी कारण से हो पाए। मेजॉरिटी तब भी थी, आप इमेजिन करिए, मेजॉरिटी तो तब भी थी, तो मुट्ठी भर से लोग नाव पे चढ़कर आए व्यापार के नाम पर, 200 बरस शासन कैसे कर गए? सवाल खड़ा होता है। जानते हैं, विविधता तब भी थी, आज से ज़्यादा। जो 79 पॉइंट समथिंग मेजॉरिटी पे आज, वो इससे कई गुना मेजॉरिटी पे थे। तो विविधता तब भी थी, मेजॉरिटियाँ तब भी थी, मुट्ठी भर लोग शासन कर गए। एक बड़ा सा कारण था, कारण ये था कि सोच छोटी सी बात को समझ ना पाई कि विविधता को मेंटेन करने के लिए एकता चाहिए। भारत एक न था, हर पॉलिटिकल यूनिट अपने ही आप में बैठा था। बंगाल का नवाब अपने आप में ही बंगाल नवाब बना हुआ था, उसे दिल्ली दिल्ली लगता था, उसे दिल्ली दिल्ली लगता था। खुद दिल्ली पे ही आक्रमण, अवध अपने आप में ही नवाब, दिल्ली पे आक्रमण, मराठा अपने आप में मराठा, दिल्ली पे आक्रमण, जो सब ने दिल्ली पे आक्रमण, एक दूसरे के राज्य सिंहासन काबू करना। हर कोई अपने अपने रीजनल किंगडम में ही बड़ा खुश था, एकता नहीं थी। मुट्ठी भर लोग आए, 200 बरस तक शासन करके गए। क्या विविधता रही फिर? कितना तंग हुए आप अंग्रेजों के शासन में? कारण आप अपनी विविधताओं को चेरिश ना कर पाए। आपकी कई तरह की ऐसी प्रथाएं जिनमें उनका दखल हुआ, आपको बर्दाश्त ना हुआ। वो अच्छे के लिए किया, बुरे के लिए किया, उस पर तर्क नहीं है, लेकिन आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमारी इन प्रथाओं में इनका दखल क्यों। आपकी जीवन शैली में उनका दखल हुआ, आपको बर्दाश्त ना हुआ। आपसे उन्होंने गाय की, सुअर की चर्बी के कारतूस कटवाए, आपसे बर्दाश्त ना हुआ। जानते हो आपसे ऐसा क्यों करवा पाए? आप में विविधता तो थी, आप में एकता ना थी। जो आप एक होते तो आपकी विविधता को कोई चैलेंज ना कर पाता, क्योंकि आपकी विविधता को चैलेंज करने वाली प्रत्येक शक्ति जब आपके सामने खड़ी होती, उसे चुनौती देने के लिए आप एकता से लड़ते, एक होकर के लड़ते, तो वो कभी भी आपके सामने टिक ना पाती और अंदरूनी तौर पे आप विविध बने रहते। किसी भी विविधता को, किसी भी आंतरिक विविधता को एक बाहरी एकता चाहिए। जैसे उन गुलों को बाहरी रूप से एक दस्ता चाहिए था, तो वो गुलदस्ता था। आई बात समझ में? एक बात याद रखें, बाग में फूल पौधे पेड़ कितने विविध हों, उन्हें मिट्टी के रूप में एकता ही चाहिए। आवश्यकता मिट्टी है और वो एकता है, उसके गुण वही चाहिए, वही उर्वरता चाहिए। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के डाइवर्सिटी में ही यूनिटी है। जो डाइवर्सिटी का सम्मान करेंगे तो यूनिटी को प्राप्त होंगे, लेकिन जो यूनिटी होगी तो ही डाइवर्सिटी होगी, वरना तो ख़त्म है। वरना गुजरात को ख़त्म करना मुझे नहीं लगता है कि किसी पाकिस्तान के लिए बहुत कठिन है, वरना पंजाब को ख़त्म करना मुझे नहीं लगता किसी पाकिस्तान के लिए बहुत कठिन है, जिसको कि चाइना जैसा मुल्क समर्थन करते। लेकिन इतने गारंटी करता हूँ, चाहे उत्तराखंड के, चाहे सिक्किम के, चाहे अरुणाचल के, एक छोटे से पंचायती क्षेत्र में आने वाले भी हो, अगर आप गिनती में 100 भी हो, आपके 2 लोग भी यदि क्षतिग्रस्त किए जाते हैं चाइना के द्वारा, पूरा भारत पीछे खड़ा रहेगा और किसी भी डोकलाम से आप खदेड़े नहीं जाएंगे, ये शर्त है। बताएं, वो 100 सदस्य लड़ सकते थे उस मुल्क से? उन 100 सदस्यों की रक्षा खातिर, उनकी विविधता की रक्षा खातिर, उनकी भारतीय पहचान की खातिर, उनके पीछे अगला पिछला
दक्षिण पूर्वी सारे मिला करके 28 लाख की सेना लेके कौन लड़ेगा? भारत। इसलिए भारत भी चाहिए, यूनिटी चाहिए। तभी अरुणाचल की किसी पॉकेट में 50 कबाइली लोगों का एक समाज घबराता नहीं है कि हम तो 50 ही ख़त्म कर दिए जाएंगे, क्योंकि 50 की रक्षा वहाँ खड़ी 50,000 की सेना कर रही है। 50 को 50,000 के सेना वहाँ बचा रही है, क्योंकि 50,000 की सेना भारत देश ने खड़ी की। वो अकेली कम्युनिटी इतने सैनिकों को सपोर्ट कर पाती? इतने लेटेस्ट इक्विपमेंट ले पाती? युद्ध लड़ पाती? राफेल कहाँ से आता? कौन चमोली, कौन गढ़वाल, कौन खरीदता? कैसे लड़ते? भारत में सामर्थ्य है कि वो ये कर सकता है। भारत उनसे जरूर लड़ सकता है। एकता चाहिए। एकता होती जो टीपू का विज्ञान, जो बंगाल की कर्मनिष्ठा, जो दिल्ली का परचम एक साथ होता, कोई अंग्रेज ना जीत पाता, ये गारंटी है। लेकिन आपसी द्वेष, क्वेरल्स, जिन्हें इंग्लिश में आपसी द्वेष माने द म्यूचुअल क्वेरल्स, ने देश को बर्बाद किया, क्योंकि देश की भावना में ही नहीं था कि देश है। 1835 से लेकर के 1905 तक हमारे शुरुआती फ्रीडम फाइटर्स को यही एहसास दिलाने में समय चला गया कि बाहर आओ, देश भी कुछ होता है। 1905 तक आते आते जब बंगाल का विभाजन हुआ और पूरे भारत भर से दर्द की कर्राहट उठी, तब पहली बार महसूस होता है कि हाँ, एक स्तर पर चेतना आई है कि भारत भी कुछ है। आज बंगाल के कट जाने पे अकेला बंगाल आवाज़ें नहीं करता, और भी क्षेत्र उठ खड़े होते हैं। इस भावनाओं को फूंकने के लिए उसी बंगाल के विभाजन पे बार बार बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में कैंपेन चलाने की बात की कि इसे अब तो एटलीस्ट छोड़ो कि ये बंगाल का मुद्दा है, ये भारत का मुद्दा है, ये केवल बंगाल का नहीं। आई बात समझ में? और उसके बाद हमने जब वो चीज़ को अचीव किया तो हमने उसे शक्ति का प्रदर्शन किया। आपने 1920-21 में नॉन कोऑपरेशन के तौर पे भी देखा, और 1930 से 32 तक सिविल डिसोबीडियंस में भी देखा, और 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में भी देखा। आपने भगत सिंह की शहीदी पर भी देखा, और आपने 1945-46 पे उस समय की सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई इंडियन नेशनल आर्मी के उस समय के एग्जीक्यूशन के समय भी देखा, जब लाल किले में उनके ट्रायल चलाए जा रहे थे। कितना समय लगा इस एकता को खड़ा करने में, और उस एकता का दम फिर सबने देखा। तो इसलिए एक गवर्नमेंट है जो सेंट्रल है, सेंट्रल टू सो मैनी थिंग्स, इसलिए सेंट्रल है, बट असल में वो है यूनियन ऑफ द स्टेट्स। और स्टेट्स हैं जो डाइवर्सिटी है, और ये डाइवर्सिटी ही हमारा एक अल्टीमेट एम था, और ये तभी होगा जब डेमोक्रेसी होगी। और डेमोक्रेसी जो है वो हमारा हर दिन उभरता बढ़ता एनरिच होता ड्रीम है, ऑब्जेक्टिव है, हमें उसी दिशा में जाना है। ये सब चीज़ें अचीव हों उसके लिए एक राजनीतिक व्यवस्था जो है वो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल माने कि जो यूनियन गवर्नमेंट है। आज यूनियन गवर्नमेंट के एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिस्पेंसिबल ऑर्गन को पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ द लेजिस्लेटिव ऑर्गन। शरीर में अलग अलग ऑर्गन है स्मृति, एक तो दिल है, जूलॉजी पढ़ी है उसमें ये चीज़ें भी होती। दिल का अपना कार्य है, लिवर का अपना है, इसी तरह से किडनीज का अपना है। इन सब ऑर्गन का काम लेकर के जो खड़ा है वो क्या खड़ा है बेटे? शरीर। बहुत पहले सुश्रुत एक डॉक्टर कह लें, वैज्ञानिक कह लें, जो कह लें, उन्होंने बताया लोगों को पहले लगता था कि हड्डियों की कोई आवश्यकता नहीं है, हड्डियाँ कुछ नहीं होती। आपको पता है शरीर पर शोध होने से पहले आत्मा पे शोध अधिक हुए। आत्मिक ज्ञान, आध्यात्म, जैसे बुद्धिज़्म की बात करें, जैनिज़्म की या हिंदुइज़्म की भी बात करें, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, आत्मा के जन्म मरण पे चर्चा बहुत हुई, आवागमन पे चर्चा बहुत हुई, आत्मा शरीर छोड़ के उधर शरीर में सेल, टिश्यू, ऑर्गन, बोन्स, मसल्स, इनका क्या रोल है, इस पर चर्चा थोड़ी बाद में शुरू हुई, आत्मा में ज़्यादा डिस्कशन हुई। सुश्रुत ने बताया कि भाई हड्डियों को मजाक न लिया करो, ये लाइफ का बेस है,
ये लाइफ का बेस है। इनमें एक खास तरह की चीज़ होती है बोन मैरो, जो जीवन का आधार है। वरना बेटे ब्लड सेल बनने बंद हो जाएंगे, खून में धमाका सा मच जाएगा, जो भी खाओगे सेल तक नहीं पहुंचेगा, और जो सेल तक खुराक ना पहुंचेगी तो पिचके हुए वाशिंगटन सेब की तरह पिचुक हो जाओगे 3 दिन के अंदर। वाशिंगटन वाला वो जो लाल सेब आता है ना, जो अब 240 किलो हो गया है, उसको गाड़ी के पीछे रख लेना कभी धूप में, 4 घंटे बाद रंग और आकार प्रकार देख लेना, पता लग जाएगा। शरीर भी वैसा ही हो जाएगा यदि हड्डियां ना होंगी। ओके, तो इसलिए जब हम इन चीज़ों की स्टडी कर रहे हैं, जब मैं ये कह रहा हूँ कि ऑर्गन तो बड़े ऑर्गन हैं ये, जैसे किडनी है, लिवर है, हार्ट, इसी तरह से एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, जुडिशरी है, इसी तरह से एक बड़ा ही बहुत ही बैकबोन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, दैट इज़ द लेजिस्लेटिव ऑर्गन। लेजिस्लेटिव ऑर्गन, उसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। जब हम लेजिस्लेटिव ऑर्गन सेंट्रल गवर्नमेंट का यानी कि यूनियन गवर्नमेंट का डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उसका हमारे देश में जो हमने नाम रखा है वो पार्लियामेंट रखा है, जिसे हिंदी में कहते हैं संसद। संसद जिसमें कौन बैठते हैं जा कर के, जैस्मीन? क्या बात है, हिंदी बड़ी ज़बरदस्त एक तो इनकी, सांसद। ओके, उस पार्लियामेंट की अब हम स्टडी करेंगे। अगर आप कहें तो कर लें। देखिए प्रीति, इधर देखो बेटे, ये जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन में लेजिस्लेटिव भी शब्द यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, तभी कहानी समझ आएगी। तो जब सुमन अपन पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि संसद कहते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं, मार्कर ख़त्म हो गया यार। संसद कहते हैं, बड़े धरने भी चलते रहते हैं, आपने सुना होगा, सड़क से संसद तक, संसद से सड़क तक, संसद में विरोध प्रदर्शन बहुत ज़रूरी है ये होना। जानती हो इतने विरोध संसद में क्यों होते हैं? अभी अभी एक किसान नेता है, उनका आज बयान चल रहा था कि यदि सरकार ने कृषि कानून रद्द ना किए तो हम संसद का घेराव करेंगे। सरकार हमें कमज़ोर ना समझे, ये हमारी चेतावनी है कि हम जितनी भी प्राइवेट कंपनियों के गोदाम हैं अंबानी अदानी की, उन्हें तोड़ देंगे, संसद का घेराव करेंगे। ऐसा एक किसान नेता कह रहे थे। ठीक है, किसी के नाम से उसे इस तरह संबोधित करना ठीक नहीं है, क्योंकि हम लेक्चर पे हैं, यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ हैं। तो एक किसान नेता, तो ये संसद है, इसका घेराव वो करेंगे तो क्यों करेंगे बताइए? हमारे घरों में घेराव नहीं करेंगे, इसका घेराव करेंगे, कारण क्या है? अब जब मैंने ये कहा कि कंट्री डेमोक्रेटिक है बेटा, तो डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब, बार बार एक वर्ड सुनते रहते हैं, डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक। इसमें बहुत बार ये लाइन सुनती है कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। तो बाय फॉर ऑफ ये बड़ा चलता रहता है, इसको तो चलो कभी समझा ही देंगे। तो बेसिक चीज़ है, डेमोक्रेटिक का एक मतलब और होता है, उसका क्या कारण होता है? जब हम इसको कह रहे हैं गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट नॉट बाय द फ्यू हेरिडिटरी क्लासेस, गवर्नमेंट नॉट फॉर द फ्यू प्रिविलेज्ड सेक्शंस, एंड गवर्नमेंट नॉट ऑफ द फ्यू existing aristocratic ruling classes. So government by the law, government for the law, government of the law. So rule of law. डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब कानून का राज। यहाँ पे कानून का राज चलता है, किसी के भी पापा का नहीं। बाप का राज वैसे अब हमें जेंडर वाले हो गए हम, तो हमें माँ का राज कहना चाहिए। यहाँ पे कानून का राज चलता है, किसी की माँ का नहीं। तो यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है। ओके, और जिसके पास भी, आज तुम्हारे पास बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन क्या है? हम सबके पास एक माँ है, जो बहुत ज़रूरी है। खाना पीना सब कुछ, परवरिश तो उधर से ही आती है। तो ये है, तो ये रूल ऑफ लॉ, कानून का राज। इसका फ़ायदा क्या होता है सुमन, जानते हो इसका फ़ायदा क्या होता है? सुनो, एक लॉ है कि 18 बरस के यदि नीचे हो
तो गियर वाली गाड़ियाँ नहीं चला सकती। अब आपको इसका अच्छाई पता क्या लगती है, मैं बताता हूँ। इसकी अच्छाई कैसे, समझ लो ये आप हो, आप यहाँ खड़ी हो, ये नरेंद्र मोदी, उनका विवाह नहीं हुआ लेकिन मान लो विवाह होता तो उनकी भी एक बेटी होती, और ये मान लीजिए कि अमरिंदर सिंह, उनका तो हुआ ही है, तो मान लीजिए उनकी बेटी, 3 बेटियां यहाँ हैं। एक बेटी, अब आम और ख़ास क्या होता है वो तो संविधान वाले ही जाने। ब्रिटेन आज भी ये वर्ड यूज़ करता है कि लोअर हाउस इज़ द हाउस ऑफ कॉमन्स। आई डोंट नो आम खास को आप लोग कैसे लेते हैं। मान लीजिए एक आम परिवार की बेटी, एक प्रधानमंत्री की बेटी, एक सीएम की बेटी, तीनों एक नाके पे खड़े हैं। ये सीएम वाली को आम बेटी, ए बी, तो आम बेटी, पीएम की बेटी, सीएम की बेटी, तीनों एक रेड लाइट सिग्नल पे खड़े हैं। ऐसे ही लाइटें लगी रहती ना बेटा रेड लाइट पे, तीनों एक रेड लाइट सिग्नल पे खड़ी हैं। तीनों 18 बरस से 3-3 महीने छोटी हैं। तीनों का चालान खच खच कट गया। इससे आपको पता क्या होगा, आम बेटी को क्या महसूस होगा कि वो किसी से नीचे नहीं है, उसे किसी हीन भावना का शिकार ना होना पड़ेगा। उसे ये महसूस होगा कि मैंने कानून की उल्लंघना की तो मेरा चालान कटा, मेरे साथ वालों ने भी कानून की उल्लंघना की तो चालान कटा, जबकि पापा वो पीएम की बेटी थी और एक तो सीएम की बेटी थी। हमारा देश कितना अच्छा है ना, हम तीनों कानून की पालना करती तो तीनों का ना कटता, हम तीनों ने उल्लंघना की, तीनों का कट गया। लेकिन 2 मिनट के लिए सोचो, ये इसलिए था कि राज कानून का चलता है, लेकिन राज यदि किसी घराने का चलता तो हो सकता है पीएम की बेटी का चालान ना कटता और आपका और सीएम की बेटी का कट जाता, या पीएम और सीएम की बेटी का ना कटता, आपका कटता, तो आप घर आकर के कहते पापा इस देश में मेरा रहने का मन नहीं करता, क्योंकि इस देश में तो ऐसे कानून हैं जो मेरे लिए अलग हैं, उनके लिए अलग हैं। तो मैंने एक लाइन और बोल दी है बेटा इसमें, इसी में अगला क्वेश्चन है। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। समझ आई? इसी तरह क्वेश्चन आ जाते हैं और स्टेटमेंटें हमसे आइडेंटिफाई नहीं होती। सर पहली लाइन में डेमोक्रेटिक रियल पर्पस लिखा, दूसरी में रूल ऑफ लॉ लिख दिया, तीसरी में इक्वलिटी बिफोर लॉ। तीनों कैसे जोड़ रहे हैं मुझे पेपर में समझ ही नहीं आया सर। तो तीनों इसलिए जोड़ने की, बेटी घर आके आम वाली ये नहीं कहेगी कि पापा उनके लिए अलग लॉ था, मेरे लिए अलग लॉ था। ये कैसी कंट्री है पापा, सबको बराबरी होनी चाहिए ना पापा, और सबके लिए एक कानून होना चाहिए। तो कानून भी एक, और कानून में सबके लिए बराबरी भी है। तो रूल ऑफ लॉ का एक महत्व होता है कि इससे इक्वलिटी स्थापित होती है। इक्वलिटी ऑफ लॉ यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब यदि आप 18 बरस से ऊपर हैं, हेलमेट पहन के, इंश्योरेंस, पोल्यूशन और आरसी लेकर के चल रही हैं स्कूटी पे, सारे नियम पालन करा के, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी है। पीएम और सीएम की बेटी की चाहे आपके स्कूल में झगड़ा भी हो गया है, लेकिन वो आपसे जिद नहीं निकाल सकती कि आज तेरा चालान करा दूंगी। ऐसा भी कह देती हैं कई, आज तेरा उस चौक पे चालान कराऊंगी, देखना पापा को फ़ोन करके, पापा फ़ोन करेंगे उस पुलिस वाले को, तेरा चालान होगा। नहीं, क्योंकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी है। पहले मामले में तीनों कानून की नज़र में एक थी, इक्वलिटी बिफोर लॉ थी। दूसरे मामले में तीनों को एक जैसा संरक्षण भी मिलता है। गरीब आदमी इसलिए तो बच जाता है। यदि ये ना होता, चाहे जस्टिस ना भी मिला उस लेवल का जैसा चाहिए था, लेकिन इतिहास गवाह है कि 12 साल तक एक सेलिब्रिटी कोर्ट कचहरी में घिसा गया है, क्योंकि उसने फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा दी थी कुछ लोगों पे, जो लोग शायद अपने केस की पैरवी करने को जिंदा भी नहीं बचे, क्योंकि प्रोटेक्शन इक्वल मिला है सबको लॉ का। इसलिए एक आदमी रगड़ा गया है और उसने दिन में 1000 बार ये सोचा होगा कि उस रात गाड़ी वैसे क्यों ही चलाई। 12 साल तक किसी के इस थॉट से गुजारना भी किसी पनिशमेंट से कम नहीं। ये गलत है कहना कि सज़ा नहीं मिली, सज़ा तो दी है कंट्री ने। 12 साल तक आपने एक टेंशन में रखा, ये भी बड़ी सज़ा है। सोचो वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वाली गेम ना होती तो फिर हम ये कह के छोड़ते कि वो काफ़ी क्लोज़ है हमारी फैमिली के और देश को काफ़ी दिया भी है, करोड़ों दिलों पे राज करते हैं, काफ़ी बड़े सेलिब्रिटी भी हैं। चलिए उस परिवार को बुला के थोड़ा कंपनसेशन दीजिए और छोड़ दीजिए इनको। अब क्या ही हुआ जो ऐसा हो गया। किरण बेदी ने इंदिरा गांधी की गाड़ी उठवा ली, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ये बड़ी इस वजह से बन गई कि कानून की नज़र में सब एक हैं। कानून की नज़र में सब एक हैं। गाड़ी प्रधानमंत्री की यदि गलत लगी हुई है किसी मैदान के बाहर तो उठवा ली जाए।